एक चुनाव कराने में तो 7 फेज़ में चुनाव होता है, डेढ़ महीने तक चुनाव चलता है। और ये ज़रा व्यावहारिक रूप से अगर एक साथ ऐसे चुनाव हो और 100 दिन बाद निकाय का चुनाव हो, तो कितना दिन लगेगा चुनाव कराने? यस, ये एक अहम मुद्दा है। तो जिस तरह की वर्तमान सरकार है, उसी तरह की सरकार आई, तो वो चुनाव के लिए सामने जाएगी और 2.5 साल के लिए चुनाव होगा। तो क्या चुनावों का बोझ नहीं बढ़ेगा? क्या उसका इकोनॉमिक एक्सपेंस का बोझ नहीं बढ़ेगा? क्या दोबारा चुनाव नहीं होंगे? इसका उत्तर वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी में अभी तक क्लियर कट नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1949 जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया, तो व्हाई वी रिजेक्टेड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जो पीरियड है वो गारंटेड होता है, सरकार गिरने का मौका कम होता है, गिराने का मौका कम होता है। लेकिन पार्लियामेंट्री मॉडल में लोगों को अगर लगता है कि यह सरकार ठीक नहीं है, लोग गिरा देंगे, जनप्रतिनिधि के माध्यम से गिरा देंगे, नए सरकार के लिए राह बना देंगे। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी मोर इम्पोर्टेंट, जो भारतीय संविधान निर्माताओं की सोच है, बीजेपी की पुरानी स्लोगन्स है, वन नेशन वन संविधान, वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन वन लीडर। नेशन वन फ्लैग, जी। और वन नेशन वन लीडर, मतलब वही डेमोक्रेसी को थोड़ा बाजू में रखी है। तो इसी कड़ी में अभी उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन, क्या हकीकत क्या फसाना। कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दी है। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब के नेतृत्व में 2023 में ये कमेटी बनी थी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, सीपीएम, तमाम ऐसे दलों ने इसका विरोध किया है। 1967 तक, 1952 के चुनाव से लेकर 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन होता रहा और उसके बाद इंदिरा गांधी के ज़माने में यह चेंज हुआ। तो राजनीतिक दलों की कई तरह से प्रतिक्रिया आई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इलाज होना चाहिए। और विपक्षी दलों को तो छोड़िए, सुमित्रा महाजन ने भी गंभीर सवाल उठाए हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। इतना वेरिएशन है, इतना बहुलतावादी है, विधानसभाओं का कार्यकाल कई जगह 1 साल से लेकर 4 साल तक वेरिएशन है। कहीं 25 में चुनाव होंगे, कहीं 27 में चुनाव होंगे। बिहार, उत्तर प्रदेश का ही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। क्या भारत जैसे बहुलतावादी देश में वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है? इसके कानूनी और राजनीतिक निहितार्थ को समझने की कोशिश है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। एडवोकेट प्रोफेसर सुरेश माने साहब मौजूद हैं, खुद एक पॉलिटिकल पार्टी भी चलाते हैं, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन। और मैंने आग्रह किया था कि आप पूरे तैयारी से के साथ कानूनी पक्ष क्या है, राजनीतिक पक्ष क्या है, हमारे दोस्तों को बताएं। स्वागत है सर। जय भीम। जी, जय भीम, जय भीम, शुक्रिया। जी सर। बस कल जो कैबिनेट ने मंजूरी दी, जी। और कई दिनों से बीजेपी का जो पेंडिंग एजेंडा था, वैसे बीजेपी की पुरानी स्लोगन्स है, वन नेशन वन संविधान, वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन वन लीडर। नेशन वन फ्लैग, जी। और वन नेशन वन लीडर, मतलब वही डेमोक्रेसी को थोड़ा बाजू में रखी है। तो इसी कड़ी में अभी उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन, इसकी चर्चा लगभग पिछले 5 साल से तो बड़े पैमाने पे हो रही है। जी। और बीजेपी इस एजेंडे के तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ी। और इस समय जब बीजेपी की माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाली सरकार है, मतलब पूरी मेजॉरिटी वाली नहीं है, जी। तब ये लोगों को लग रहा था कि अब बीजेपी ऐसे एजेंडे से पीछे हटेगी। लेकिन बीजेपी ने इसको गलत साबित किया। बीजेपी ने अपने दो प्रमुख अलाइड जो है, टीडीपी जी। और नीतीश कुमार, इनको साथ में लेकर, विश्वास में लेकर, उनका भी समर्थन लेकर, हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने थोड़ा राइडर लगाया,
लेकिन उनको साथ में लेकर ये वन नेशन वन इलेक्शन का एजेंडा बीजेपी का उन्होंने आगे पुशअप किया, जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब जैसे मंजूरी दी है तो कई सवाल खड़े हुए हैं। सवाल कानूनी तौर पे है, सवाल भारतीय जो पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उस सिस्टम को लेकर है। तीसरे जो भारत की डाइवर्सिटी है, जो अलग अलग विभिन्नताएं स्टेट रीजन की है, उनको लेकर है। और खास करके जो एक इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो है प्रैक्टिकेबिलिटी को लेकर, व्यवहार्यता को लेकर, क्या ये फिजिबल होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये 4 सवाल जब ध्यान में रखकर हम इस विषय की तरफ देखेंगे तो पहली बात यह है कि 1951-52 का जो पहला इलेक्शन है उससे 1967 का लगातार कोई साइमल्टेनियस पोल नहीं हुई। एक 1950-51 में हुआ और 67 में हुआ। अब उसके भी क्यों हुए, उसके जब कारण देखते हैं तो 1951 से 67 तक लगभग एक पार्टी की ही सरकार राज्य में और केंद्र में रही। वो एक पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा मुद्दा कि उस समय में जितनी पॉलिटिकल पार्टी थी उसके मुकाबले में आज कई ज्यादा राजनीतिक दल है, तो पॉलिटिकल पार्टी की भी संख्या बहुत कम थी। तीसरा, जिस तरह का पॉलिटिकल माहौल डिफेक्शंस का, सरकारों तोड़ने का, सरकारें गिराने का, एमपी एमएलए के खरीद फरोख्त का, ये जो मामले आज जितने अनलिमिटेड एक्सटेंट तक बढ़े हैं वो मामले उस समय नहीं थे। इसलिए सरकारें लगभग थोड़ी बहुत तो संवैधानिक मर्यादा का पालन करती थी, संवैधानिक नीतिमत्ता का नियमन करती थी। और आज उसके मुकाबले में जब देखते हैं तो पावर पॉलिटिक्स के लोग, राजनीतिक दलों के लोग सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। तो ये जो बदला हुआ माहौल है, ये नजरअंदाज करके हम ये नहीं कह सकते कि उस समय दोनों चुनाव साथ में हुए थे इसलिए अभी भी चुनाव साथ में करना चाहिए। अगर ये किसी का लॉजिक या तर्क होगा तो वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसको आज के समय में कोई आधार नहीं है, ये बिल्कुल मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। तीसरी बात है कि भारतीय संविधान एक फेडरल ढांचा है, एक संघ प्रणाली का ढांचा है। और संघ प्रणाली के ढांचे में वैरायटी ऑफ द गवर्नमेंट्स, विभिन्न दलों की सरकारें, विभिन्न विचारों की सरकारें, ये भारत के एकोमोडेटिव फेडरलिज्म, मतलब समाविष्ट करने वाली फेडरलिज्म, इंक्लूसिव फेडरलिज्म हम आसान वर्ड में कहें तो वो इंक्लूसिव फेडरलिज्म का एक नया मॉडल है। अब जब इंक्लूसिव फेडरलिज्म का मॉडल है तो आप उसको यूनिफॉर्मिटी में बदलना चाहते हो। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक ही समय चुनाव होगा। अब वही मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ कि तमिलनाडु का पॉलिटिकल माहौल और हरियाणा का पॉलिटिकल माहौल आप एक साथ उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते। फिर अपने देश में कई राज्य छोटे हैं, कुछ राज्यों में विधायकों की संख्या 100 से नीचे है। गोवा जैसे स्टेट में बहुत कम है, कुछ राज्य में तो 40 है। तो 40 या 100 ये जो विधायकों की संख्या है वहाँ डिफेक्शन ज्यादा होता है। और जब डिफेक्शन बड़े पैमाने पे होते हैं तो सरकारें गिर जाती है। और जब सरकारें गिर जाती है तो लोगों को चुनने का अधिकार होता है कि आगे आने वाले दिनों में किसको बिठाना है या नहीं बिठाना है। एक इस तरह के पॉलिसी से वन इलेक्शन वन नेशन के माध्यम से एक तो डायरेक्टली लोगों के अधिकार के हनन हो रहा है। लोगों को जो अधिकार संविधान ने दिया है सरकार चुनने का, एक अकाउंटेबल सरकार चुनने का, उसका ही उल्लंघन है, उसका ही हनन है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ।
आज जी मान लो 2024 में जहाँ चुनाव हो रहे, एक जगह मान लो हरियाणा में चुनाव हो रहे, और आज मेरी मानसिकता जो है उसके कारण मैंने वोट दिया, जिस पार्टी को वोट दिया उसकी सरकार बनी। लेकिन 2 साल के बाद हालात हरियाणा के इतने खराब हो गए कि मैंने जिस पार्टी को वोट दिया, तो मुझे लग रहा है कि मैंने वोट देकर गलती किया। अब नई सरकार आनी चाहिए। तो नई सरकार आनी चाहिए। ये जो वोटरों की मानसिकता है, तो उस वोटरों की मानसिकता को अगर कुछ विपक्षी दल अंजाम देते हैं और वही सरकार को गिराकर नए सरकार का रास्ता खुला कर देते हैं, तो ये वोटरों के जनमत का सम्मान होता है। तो एक तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से जो वोटर, जो मतदाता है, उसकी जो सम्मति है, वो सम्मति आप 5 साल के लिए पकड़ के चल रहे हो, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमने 5 साल को इम्पोर्टेंस इसीलिए नहीं दिया, संविधान सभा में इसकी डिटेल चर्चा हुई कि हमने ज़्यादा स्टेबिलिटी को महत्व ना देकर हमने अकाउंटेबिलिटी को ज़्यादा महत्व दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1949 जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया, तो वाई वी रिजेक्टेड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जो पीरियड है वो गारंटेड होता है, सरकार गिरने का मौका कम होता है, गिराने का मौका कम होता है। लेकिन पार्लियामेंट्री मॉडल में लोगों को अगर लगता है कि यह सरकार ठीक नहीं है, लोग गिरा देंगे, जनप्रतिनिधि के माध्यम से गिरा देंगे, नए सरकार के लिए राह बना देंगे। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी मोर इम्पोर्टेंट, जो भारतीय संविधान निर्माताओं की सोच है, जिसको बाबा साहब ने खुलकर संविधान सभा के सामने रखा था, तो एक तरफ से उसका भी उल्लंघन है। एक तरफ से मैं कहूँगा कि ये वन नेशन वन इलेक्शन ये धीरे धीरे अध्यक्षीय सिस्टम की तरफ, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ बढ़ता हुआ मॉडल है। एक तरफ से तो ये भारतीय फेडरल फ्रेमवर्क जो है, संघीय ढांचा है, उसका एक तरफ से उल्लंघन करता है। दूसरी तरफ से मतदाता को जो अधिकार है समय समय पर अपने मुताबिक सरकार बदलने का, उसका हनन करता है। और तीसरी तरफ ये पॉलिसी अगर सरकार या देश अपनाता है, तो एक तरफ से विधानमंडल या पार्लियामेंट इनको टेन्यूर पीरियड की गारंटी देकर हम धीरे धीरे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ते हैं। ये बड़े 3 प्रमुख कारण नजर आते हैं। अब इसमें मैंने जो कहा कि कानूनी बदलाव तो पहले करने होंगे। ऐसा नहीं है कि कानूनी बदलाव के लिए किसी ने सोचा नहीं है, सोचा जरूर होगा। मैं ये नहीं कहता कि राष्ट्रपति कोविंद उन्होंने कंसल्ट नहीं किया होगा, लॉ डिपार्टमेंट को कंसल्ट, लॉ एंड जुडिशरी जो मिनिस्ट्री है उसको कंसल्ट नहीं किया होगा, ऐसा हो नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, इसी विषय को लेकर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की एक पहले रिपोर्ट आ चुकी है, और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी थोड़ा बहुत जिक्र करते हुए कहा था कि इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन ये एजेंडा लागू किया जा सकता है। हालांकि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको इतने बड़े पैमाने पर जोर देकर इसी को किसी भी हालत में लागू ही करना चाहिए, इस तरह का रवैया कभी लॉ कमीशन ने नहीं अपनाया। तो मैं मानता हूँ कि सरकार में बैठे हुए लोग, मोदी के सिपह सलाहकार, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के लोग, या एडिशनल सॉलिसिटर या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने सलाह मशवरा जरूर किया होगा। लेकिन मूलतः भारतीय संविधान जो 5 साल की गारंटी देता है, और उस 5 साल की गारंटी के बाद या उसके बीच में सरकार गिरने का जो समय आता है, तो उसके बाद अगर अल्टरनेट सरकार नहीं बनी, तो संवैधानिक रूप से हमारे पास 2 ही रास्ते होते हैं। एक तो प्रेसिडेंशियल रूल लगाना, या राज्यों में गवर्नर शासन लगाना, या दोबारा चुनाव के लिए तैयार होना या चुनाव के लिए जाना। अब प्रेसिडेंशियल रूल भी कितना लगा सकते हो? ये मैक्सिमम 6 मंथ तक लगाया जा सकता है। पहले उसको अनलिमिटेड पीरियड था,
बढ़ा सकते थे। वही बात गवर्नर रूल की है। तो मान लो आज किसी स्टेट में चुनाव हुआ और किसी कारणवश सरकार 1 साल के अंदर गिरी, तो बाकी 4 साल जो है, तो 4 साल तो आप प्रेसिडेंटल रूल नहीं लगा सकते, गवर्नर रूल नहीं लगा सकते, या 4 साल नए सरकार का रास्ता भी नहीं रोक सकते। तो जो मीडिया में प्रचारित हुआ है, जो बातें उभर कर सामने आई, उसमें यह कहा गया कि ऐसे समय में नए सरकार के लिए चुनाव होगा, लेकिन वो बचे हुए 4 साल के लिए होगा। मतलब एक और चुनाव होना ही है, तो वो 4 साल के लिए होगा, और 4 साल के बाद जैसे 5 साल पूरे होते तो अन्य राज्यों के साथ चुनाव हो जाएगा। इससे एक खतरा है। खतरा ये है कि छोटे छोटे राज्यों में जो सरकार गिरने गिराने का जो देश में चल रहा है या चलाया जा रहा है, इसको जब देखते हैं तो हमारे सामने मणिपुर है, उत्तराखंड है, गोवा है, महाराष्ट्र है, और 1-2 राज्य है जहां बीजेपी ने सरकारें गिराकर किस तरह से अपनी सरकारें बनाई। अब इस तरह से जैसे महाराष्ट्र का उदाहरण ले ले, तो जिस तरह की वर्तमान सरकार है उसी तरह की सरकार आई तो वो चुनाव के लिए सामने जाएगी और 2.5 साल के लिए चुनाव होगा। तो क्या चुनावों का बोझ नहीं बढ़ेगा? क्या उसका इकोनॉमिक एक्सपेंस का बोझ नहीं बढ़ेगा? क्या दोबारा चुनाव नहीं होंगे? इसका उत्तर वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी में अभी तक क्लियर कट नहीं है। लेकिन जो अभी मीडिया में आया, इसका मतलब क्लियर है कि बचे हुए समय के लिए चुनाव हो जाएगा। अब इसमें कई संवैधानिक बदलाव लगेंगे, संशोधन लगेंगे, और कानूनी बदलाव भी लगेंगे, जैसे पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951 है, इसमें भी बदलाव लगेंगे। और संविधान में तो संशोधन किए बगैर आपकी टर्म फिक्स ही नहीं हो सकती, और फिक्स होती है तो सरकार गिरने के बाद अल्टरनेट कैसा आएगा, ये आपको संविधान में देना होगा। ये कोई ऑर्डिनरी लॉ के ऊपर छोड़कर नहीं चलाया जा सकता, ये कोई सरकार चलाने का तरीका नहीं है, और इसलिए कानूनी बाधाएं है। हालांकि ये कह रहे कि सिर्फ 2 अमेंडमेंट लगेगी, लेकिन 2 नहीं, कुल मिला के लगभग 18 संविधानिक संशोधन लगेंगे, जो बड़े पैमाने पे करके 2 तरह से किया जाएगा। एक पार्लियामेंट की सिंपल मेजॉरिटी के साथ, और कुछ के लिए 2/3 राज्यों का समर्थन लगेगा, रैटिफिकेशन लगेगा। अब राज्य कितने समर्थन देंगे, तो मैं मानता हूं कि बीजेपी वाले राज्य समर्थन देंगे, लेकिन बीजेपी को छोड़कर जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के स्टेट है, उनका जो स्टेक रहेगा, उनकी संख्या कितनी उस समय रेटिफिकेशन के समय आती है। अब रेटिफिकेशन के लिए और एक बात है कि रेटिफिकेशन के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है कि कौन सी राज्य सरकार केंद्र सरकार के किसी संविधान संशोधन मामले का कितने समय में रेटिफाई करे। इसके बारे में अभी तक कोई ठीक तरह क्लियर प्रावधान नहीं है। ये कहा जाता है कि रीजनेबल टाइम, लेकिन रीजनेबल टाइम ऐसा कोई डिफाइन नहीं हुआ है, और इसलिए ये रेटिफिकेशन की प्रक्रिया, राज्यों की समर्थन की प्रक्रिया, ये एक बड़ी बाधा इस मामले में उभर कर आएगी, जिसका सामना केंद्र के लोगों को करना पड़ेगा। अब और एक बड़ा मुद्दा है कि इसके साथ ये कहा गया है कि पार्लियामेंट और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे, और उसके बाद 100 दिन के अंदर लोकल बॉडी के चुनाव होंगे। अब लोकल बॉडी के लेयर अलग अलग है, कुछ जगह जिला परिषद है, कुछ जगह तालुका पंचायत या ब्लॉक है, फिर सिटी है, फिर कारपोरेशन है, फिर नगर परिषद, नगर काउंसिल है, तो वो एक अलग है। तो कुल मिला के वन नेशन वन इलेक्शन का एजेंडा ये है कि एक साथ देश में पार्लियामेंट और विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा और विधानसभा का, और दूसरी बात, इसके बाद 100 दिन के अंदर लोकल बॉडी का चुनाव। अब ये मैंने जो अभी तक विवेचन किया कई एंगल से, एक तो कानूनी, फिर
अपनी जो पॉलिटिकल सिस्टम चलने की जो अभी मेथोडोलॉजी है वर्तमान हालत में, डिफेक्शन को लेकर, आयाराम गयाराम कल्चर को लेकर, सरकारी गिरानों को लेकर, या छोटी विधानसभा का होना, इनको लेकर जिस तरह से माहौल देश में है, उस तरह से माहौल में ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होगा, वर्केबल नहीं होगा। उसके कारण नई मुश्किलें हमारे सामने आ सकती है, ये बिल्कुल क्लियर है। मैंने ये भी कहा कि अगर 3 साल बचा है तो 3 साल के लिए चुनाव ले लो, 2 साल बचा है तो 2 साल के लिए चुनाव ले लो, 1 साल बचा है तो 1 साल के लिए चुनाव ले लो। ये तो मजाक बन जाएगा। इससे तो मशीनरी के ऊपर भी लोड आएगा, फाइनेंशियल लोड भी आएगा। और ये जो सरकार वकालत कर रही है वकालत कौन से मुद्दे की कर रही है? एक वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि देश भर हमेशा चुनावी माहौल होता है, आचार संहिता होती है, इसलिए विकास कामों में बाधाएं आती है। ये जो तर्क दिया जा रहा है, तो वो तर्क तो बाद में भी आ सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। क्योंकि मान लो एक बहुत कम मेजॉरिटी वाले स्टेट्स ऐसे होते जहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहुत कम फर्क होता है मेजॉरिटी के लिए, ऐसे में सरकारों का गिराना ये बिल्कुल अभी भारतीय राजनीति का हिस्सा बन चुका है। और ऐसे हालातों में इस तरह का मॉडल लाया जाए तो 1 साल के लिए भी चुनाव आपको करना पड़ेगा, 1.5 साल के लिए भी चुनाव करना पड़ेगा। तो ये भी कोई एक अच्छी मॉडल की तरफ हम जा रहे, इस तरह का कोई मैसेज नहीं मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी ये करके चाहती क्या है, क्या चाहती है, ये बड़ा सवाल है। और उसका जवाब जो है वो ये है कि बीजेपी हो या अन्य बड़ी पार्टियां हो, वो चाहती भी है कि छोटी छोटी पार्टियां, रीजनल लेवल की पार्टियां, इनका भारतीय राजनीति में खात्मा हो, ये समाप्त हो जाए। तो फिर कोई दलित आइडेंटिटी वाली पार्टी है, कोई ट्राइबल आइडेंटिटी वाली पार्टी है, कोई मुस्लिम एजेंडा बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, कोई अन्य माइनॉरिटी एजेंडा बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, तो इनकी कोई जगह ना रहे, ये ना बचे। अब ये ना बचने के कारण इनकी ताकत बहुत लिमिटेड है, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, और ये वन इलेक्शन वन नेशन फॉर्मूले में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और इसीलिए जो मेन लक्ष्य जो है वो चुनाव सुधार नहीं है। मेन लक्ष्य बीजेपी का इसके पीछे चुनाव सुधार नहीं है, जो तर्क दे रहे वो नहीं है। असली मेन उद्देश्य जो है कि जो छोटे छोटे राजनीतिक समुदाय के दल उभर कर भारतीय राजनीति में आते हैं, तो ये बड़े दलों के लिए मुसीबत बनते हैं, बड़े दल इनको मुसीबतें समझते हैं। तो ये मुसीबतों से छुटकारा पाना, यही मुख्य मकसद मुझे वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे ये बीजेपी और उनके जो समर्थक है, ये उनका मकसद नजर आता है। ये हिडन एजेंडा है, ये कोई ओपन एजेंडा नहीं है। ओपन एजेंडा है चुनाव सुधार होने चाहिए। तो चुनाव सुधार करना है तो क्रिमिनल को बैन करो। अनपढ़ आदमी आपका एजुकेशन मिनिस्टर बनता है, उसका कोई लगाम लगा दो। हेल्थ मिनिस्टर कौन बनता है, जिसका मेडिकल का कुछ अता पता नहीं है। तो चुनाव सुधार करने तो बहुत सारे स्पेस खाली पड़ी है, लेकिन चुनाव सुधार के नाम पे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो पॉलिटिकल पावर है उसको इनडायरेक्टली कुछ गिने चुने तबकों के हाथ में रखना, पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में रखना, ये प्रमुख एजेंडा है। और इसमें हमें बीजेपी और कांग्रेस का फर्क करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन दोनों पार्टी में कई नेता ऐसे हैं जो इसी मानसिकता के हैं कि छोटे छोटे दल हमारा खाना खराब करते हैं, बेवजह ये आते हैं, हम दलित है करके चिल्लाते हैं, हम आदिवासी है करके चिल्लाते हैं, कोई माइनॉरिटी है करके चिल्लाता है।
तो ये हमें नहीं चाहिए। हमें बिना किसी दिक्कत के सरकार चलानी चाहिए, मन मौजी सरकार चलाने का अधिकार चाहिए। तो ये मूल रूप से मुझे इसके पीछे षड्यंत्र लगता है, ये बिल्कुल साफ लफ्जों में कह रहा हूँ। अच्छा, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, एक चुनाव कराने में तो 7 फेज़ में चुनाव होता है, डेढ़ महीने तक चुनाव चलता है। और ये ज़रा व्यावहारिक रूप से अगर एक साथ ऐसे चुनाव हो और 100 दिन बाद निकाय का चुनाव हो, तो कितना दिन लगेगा चुनाव कराने? यस, ये एक अहम मुद्दा है कि देश में चुनाव मैकेनिज्म, इलेक्शन मैकेनिज्म और सिक्योरिटी, ये 2 बातों को ध्यान में यहाँ रखना चाहिए। हुँ, अब लॉजिक क्या देते हैं कि जम्मू कश्मीर का चुनाव हम इसलिए अलग-अलग फेज़ में करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी मामला होता है। हुँ, नक्सल इलाकों में वोटिंग का टाइमिंग 3 बजे तक होता है, 5 बजे तक भी नहीं होता। हुँ, वजह ही दी जाती है कि सिक्योरिटी का एंगल है। फिर कभी-कभी ये भी कहा जाता है कि हम एक साथ चुनाव नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पर्याप्त वोटिंग मशीन नहीं है। वोटिंग मशीन नहीं। हुँ, वोटिंग मशीन है तो उसके ऑपरेट करने वाले लोग नहीं है। तो ये जब सारे सच्चाई वाली बातें हैं, तो सरकार इसका जवाब कैसा देगी? इसके मामले में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है अभी तक, सिर्फ सवाल सामने आए हैं और इसमें खास करके सिक्योरिटी का जो मुद्दा है, क्या जो बूथ कैप्चरिंग जो धीरे-धीरे अब बंद हो चुकी है, क्या फिर से होना चाहिए? क्योंकि हुँ, इतना सिक्योरिटी फोर्स तो नहीं है। भारत में चुनाव सिक्योरिटी के लिए मतलब आचार संहिता से लेकर, कोड ऑफ कंडक्ट से लेकर काउंटिंग तक, और काउंटिंग के बाद कम से कम 5-10 दिन तक होता है। ये इतना सिक्योरिटी फोर्स देश में है नहीं। एक तरफ से आप भारतीय पुलिस फोर्स का अगर उदाहरण ले लें, तो पुलिस फोर्स में इतनी वैकेंसी आई है देश भर में, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं। तो मैन पावर का रेशियो दुनिया के मुकाबले में देखें तो एक हुँ, वर्स्ट लेवल का रेशियो है। मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन और पर पॉपुलेशन के पीछे कितने पुलिस, इसका जो रेशियो है, मतलब 100 आदमी के पीछे 1 पुलिस या 2 पुलिस, या 1 आदमी के पीछे 10 पुलिस, ये जो वर्ल्ड रेशियो है वो हमारा सबसे नीचा है, बहुत घटिया लेवल का। हुँ, तो एक तरफ से आप ये नहीं करोगे तो क्या मिलिट्री उतारोगे चुनाव में? हुँ, या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को उतारोगे? और अगर मिलिट्री और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को उतारोगे तो क्या बॉर्डर के प्रदेशों में अन्य देशों को अन्य काम करने के लिए मौका देंगे? तो ये भी तो ये भी एक मसला बड़ा है ना। तो मुझे हुँ, लगता है कि इसको गंभीरता से ना भारत सरकार ने सोचा है, और मैं तो मानता हूँ कि कोविंद जी की रिपोर्ट, नाम तो कोविंद जी का है क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति को कोई ना कोई काम देना चाहिए, क्योंकि कोविंद जी की ये कोई स्पेशलिटी नहीं रही है। हुँ, वो राष्ट्रपति बने वो एक अलग बात है, लेकिन राष्ट्रपति बनने से उनमें वो काबिलियत आई ऐसा मानना कोई ठीक नहीं होगा। और इसीलिए ये सरकारी रिपोर्ट है, भले उसके ऊपर मोहर अ, इनके नाम की लगी है, कोविंद जी की लगी है, लेकिन ये तो सरकारी ही रिपोर्ट है। लेकिन सरकारी रिपोर्ट ने ये जो 2 सेंसिटिव मामले हैं, एक सिक्योरिटी का और एक चुनाव प्रक्रिया का, अभी इसमें और एक पॉलिटिकल एलिमेंट है। जैसे हुँ, महाराष्ट्र के चुनाव क्यों टाले? क्योंकि महाराष्ट्र को बीजेपी को नहीं लग रहा है कि हम यहाँ जीत सकते हैं, तो हमें और कुछ योजना लानी है, कुछ बहन को 1,500 रुपए बाँटना है, किसी भाई को 2,000 रुपए बाँटना है, हुँ, उसके हुँ, वोट हुँ, खरीदना है, किसानों को सुविधा रियायतें देकर अपने पक्ष में करना है। तो ये कल्चर क्या बंद होगी भारत में? हुँ, ये कल्चर पहले जब साउथ में चलती थी तो जयललिता को लोग भला-बुरा कहते थे कि ये गलत है। यही बीजेपी वाले कहते थे। बीजेपी वाले यही लोग हैं जो इस तरह के कल्चर को कहते थे ये प्रजातंत्र विरोधी है, और आज यही लोग खुद बाँटने पे लगे हैं। तो ये कल्चर तो रुकने वाली नहीं है। ये हरियाणा हुँ, में मैंने देखा, मतलब कांग्रेस वाले महाराष्ट्र में 1,500 रुपए इधर वो बीजेपी शिवसेना वाले बाँट रहे हैं।
महिलाओं को, तो कांग्रेस का वादा हरियाणा में 2000 रुपए देने का है। तो ये कल्चर तो रुकने वाली नहीं है। जब ये कल्चर नहीं रुकेगी तो सरकारी गिरने का भी सिलसिला जारी रहेगा, गिराने का भी सिलसिला जारी रहेगा। और जब सरकारी गिरेगी या गिराएगी तो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद या 1 साल के बाद कौन सी सिस्टम काम करेगी, इसके वैकल्पिक रूप में इस रिपोर्ट में अभी तक कुछ दिखाई नहीं देता। देखते हैं सरकार क्या पर्याय रूप में देती है। चलिए, शुक्रिया सर, बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन के लिए, बातचीत के लिए। और दोस्तों, माने साहब है, एक-एक बारीकी को इन्होंने बताया कि क्या-क्या प्रॉब्लम है वन नेशन वन इलेक्शन में, और कहीं जनता का जो मौलिक अधिकार है वोट देने का, उस पर भी एक तरह का प्रश्न चिन्ह रहेगा, सत्ता का केंद्रीकरण होगा। और जो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि सब लोग अपना संगठन दल बना सकते हैं, उस पर अंकुश लगाने की दिशा में भी एक कदम है। देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू।